भरतपुर संभाग के डीग जिले का मेवात इलाका धीरे धीरे दूसरा जामताड़ा बनता जा रहा है। वही जामताड़ा जो साइबर क्राइम का गढ़ माना जाता है। डीग जिले में आने वाले कामा, पहाड़ी, जुरहरा जैसे क्षेत्र अब या तो जामताड़ा बन रहे हैं या बन भी चुके हैं। सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भोले भाले लोग लूटे जा रहे हैं। इन्हें लूट रहे हैं वर्चुअल दुश्मनों के गैंग। समुदाय विशेष की अधिकता की वजह से कानून के लंबे हाथ अब तक छोटे पड़े रहे। कई बार खाकी पर हमला भी हुआ। अब जब पुलिस ऑपरेशन एंटीवायरस चला रही है तो सफलता भी मिल रही है। लेकिन सवाल यही कि क्या साइबर के काले शहंशाह की लंका ढह जाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक लमाणिया जुड़ रहे हैं और साथ ही रुपेंद्र सिंह जो कि बीजेपी की ओर से हैं, बीजेपी नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। दीपक, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जामताड़ा बन रहा है या जामताड़ा बन चुका है, इसमें से आप किसे पिक करेंगे? बिल्कुल स्वप्निल, भरतपुर की बात करें तो एक ज्वलंत मुद्दा है साइबर क्राइम। भरतपुर संभाग का डीग जिला है। वहां कामा, पहाड़ी, जुरहरा, गोपालगढ़, सीकरी, कैथवाड़ा, नगर, ये जो इलाके हैं, ये यहाँ पर साइबर क्राइम जो बड़े बड़े पैमाने पर हो रहा है। पहले तो सोने की ईंट के नाम पर पीतल की ईंट थमाकर लोगों को ठगा करते थे। जब ये उनका जो काम था पुराना हो गया, लोग समझने लग गए, तो अब उन्होंने साइबर क्राइम का सहारा लिया है। बड़े पैमाने पर वहां पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। समय समय पर अपराधियों को पकड़ा जाता है, लेकिन ये जो इनका गोरख धंधा है, इस पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाया। अभी भरतपुर के नए आईजी राहुल प्रकाश ने कार्यभार संभाला है और उन्होंने एंटीवायरस ऑपरेशन नाम दिया है। साइबर क्राइम के जो आरोपी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, उन पर नकेल कसने के लिए। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो वही रहेगी ना जो पहले से चुनौती है दीपक। जो चुनौती पहले से है वही तो चुनौती सामने रहेगी। उस चुनौती को पार कैसे पा पाएंगे? क्या मानते हैं आप, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? देखिए, तो ये जो इलाका है मेवात का, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इसका सीधा जुड़ाव है। बिल्कुल हरियाणा की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। जो आरोपी है, बदमाश है, वो अपराधों को अंजाम देने के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाते हैं पुलिस से बचने के लिए। लेकिन पुलिस ने कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। और फिलहाल की बात करें तो आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस जो चलाया जा रहा है, उसको लेकर साइबर क्राइम से जुड़े जो अपराधी हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। आज भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिछले दिनों भी राहुल प्रकाश जो आईजी हैं, उनके निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। समय समय पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन पूरी तरह से इस पर स्वप्निल अभी अंकुश नहीं लग पाया है। जी ठीक है दीपक, आप मेरे साथ रहे। इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ दीपक लमाणिया मौजूद हैं और रुपेंद्र सिंह जो कि बीजेपी नेता हैं। रुपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मेरा कहना नहीं है, ये सेंट्रल एजेंसियों की रिपोर्ट है कि 9 राज्यों में साइबर क्राइम के लिए चेहरों ने अपनी पहुंच बना ली है। हरियाणा का नूह जिला, उसे तो जामताड़ा मान लिया गया है। तो सिर्फ कांग्रेस पर ढोल देना काफी नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं रुपेंद्र सिंह जी, क्या ये लंका अगले 5 सालों में ढह पाएगी? निश्चित रूप से स्वप्निल जी, जैसा कि अभी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं सरकार को बने हुए। अभी 1-2 दिन बाकी हैं और इसके 3 महीने के दौरान 20 से ज्यादा बार दबिश देके सैकड़ों की संख्या में अपराधियों को पकड़ा गया है। और स्थितियां ये बन गई हैं कि अब पुलिस के खौफ से अपराधी क्षेत्र छोड़ रहे हैं, क्षेत्र छोड़ के दूसरी जगह पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। पूर्ववर्ती 5 वर्ष दूसरी जगह जाकर भी तो बच रहे हैं ना रुपेंद्र सिंह जी। देखिए, यहाँ से निकल के कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से निकलकर हरियाणा जा रहे हैं या यूपी जा रहे हैं? उनको बचाने के लिए और उनके धंधे को और ठगी को फुलाने के लिए उन राजनेताओं का संरक्षण था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पहले हरियाणा में से जो अपराधी थे वो राजस्थान में आ जाते थे। अब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से या तो इनको मुख्य धारा मानना पड़ेगा या गैर कानूनी काम छोड़ने पड़ेंगे, अन्यथा यहाँ से क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। नहीं, लेकिन रुपेंद्र सिंह जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए अपराधी यहाँ से भाग कर जाते थे तो हरियाणा या यूपी थे।
तो आखिर उन्हें पकड़ा क्यों नहीं जा सकता था? क्या ये लंका ढहना नहीं, इतना मुश्किल था? यहाँ से भाग के नहीं जाते थे सर, वो यहीं रहते थे। पुलिस तो वही है, एसओजी वही है, अधिकारी वही है। इच्छा शक्ति की कमी थी, सरकारी कार्यशैली में कमी थी, इच्छा शक्ति। अब आप देख रहे हैं कि वही एसओजी है, वही नकल का पेपर लीक का प्रकरण चल रहा है, वही अवैध खनन है, वही एंटीवायरस, तो अधिकारी वही है। दो सेकंड रुपेंद्र सिंह जी, मैंने आपसे पहले कहा कि ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये सेंट्रल एजेंसियों की रिपोर्ट है। वो तो खुद बता रहे हैं ना कि हरियाणा में भी जामताड़ा बना हुआ है। वो तो खुद बता रहे हैं ना कि मेवात का पूरा इलाका जो यूपी में आता है वहां पर भी एक जामताड़ा बना हुआ है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यूपी वाला एरिया, वहां पर भी इच्छा शक्ति की कमी है, ऐसा मानना। तो वहां पर भी इच्छा शक्ति की कमी है। नहीं, वहां इच्छा शक्ति कमी थी। पहले यहाँ सरकार, जो पहले हमारे राजस्थान में आके वो लोग छुप जाते थे, वहां जो कार्रवाइयां होती थी। अब दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से अब दोनों जगह से उनके ऊपर दबाव बनेगा और पुलिस अधिकारियों को फ्री हैंड दिया गया कानूनी व्यवस्था के लिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो अब निश्चित रूप से जो सुधार आपको दिखाई दे रहा है 3 महीने के अंदर अंदर, आपने देखा है किस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, चाहे वो किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में। और एंटीवायरस जो अभी अभियान चला है, आईजी राहुल प्रकाश जी और रुपेंद्र सिंह जी, आगे मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ कांग्रेस से अशोक तांबी जी भी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। लेकिन एक जरूरी सवाल आप साथ दें प्लीज। अशोक तांबी जी, आपका स्वागत कर रहा हूं मैं समाचार प्लस पर, लेकिन उससे पहले एक जरूरी इशू जो मैं चाहता हूं रवि उस पर प्रकाश डालेंगे। रवि, ये जो पूरा इलाका है वहां पर आधी से ज्यादा हिचक तो इस बात की होती है कि जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो खाकी पर हावी हो जाते थे। क्या इस तरह की कार्रवाइयों में भी कोई तुष्टीकरण का एंगल होता है क्या रवि? जी स्वप्निल जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से ये मेवात का इलाका है, निश्चित रूप से यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। जब कभी भी पुलिस, बाहर की पुलिस आती है, वो आरोपियों को पकड़ती है, जो अपराधी हैं, बदमाश हैं, ठाइवर ठग हैं, उनको पकड़ने के लिए जाती है। और कभी कभी तो उनको सफलता मिल जाती है, पकड़ भी लेते हैं। पकड़ने में लेने के बाद वहां की जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो पुलिस पर हमला बोल देते हैं और आरोपियों को जबरदस्ती छुड़ा लेते हैं, पुलिस के साथ मारपीट करते हैं। कई बार गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, पुलिसकर्मी घायल भी हो चुके हैं, यहाँ तक कि तो आरोपियों को तो कई बार छुड़ा लिया है। निश्चित रूप से जो अपराधी बदमाश है, इनका जो समुदाय है वो एक तरह से पुलिस पर हावी है। जी नहीं, तो पुलिस ने कभी बाउंस बैक करने की तो कोशिश की होगी ना, पुलिस ने कभी फाइट बैक करने की तो कोशिश की होगी। जिस तरह से मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से अब तक कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस थी विल पावर की कमी थी। अब जैसे सरकार बदली है, थोड़ा विल पावर उनका बढ़ा है। पुलिस का एक वाल है जो वो बुलंद हुआ है। आईजी राहुल प्रकाश है, वो पहले यहाँ एसपी रह चुके हैं, उनको एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी है, कहाँ अपराधी है, कहाँ बदमाश है, पूरा भौगोलिक रूप से भी उनको क्षेत्र का पता है। वो अब आईजी बन के भरतपुर संभाग में आए हैं, तो निश्चित रूप से वो बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो ये साइबर ठगी है, जिसको लेकर जो मेवात का क्षेत्र है वो देश भर में बदनाम हो चुका है। एक तरह से कलंक जो मेवात क्षेत्र के नाम पे ये साइबर ठगी है, ऑनलाइन ठगी है, साइबर, ये तरह से कलंक है। इसको मिटाने के लिए जो आईजी राहुल प्रकाश है वो बिल्कुल कृत संकल्प है और उन्होंने इसको समूल नष्ट करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है, जिसे ऑपरेशन एंटीवायरस का नाम दिया गया है, जिसके अंतर्गत पुलिस ने पिछले 15 दिनों से ऑपरेशन शुरू हुआ है। पुलिस ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर 50 से अधिक जो साइबर ठगी उनको सलाखों के पूछे पता है और लाखों रुपए की जो साइबर ठगी की जो राशि है उनको बरामद किया है। ट्रैक्टर है, गाड़ियां है, लैपटॉप है। मैं आपके पास आ रहा हूँ रवि, रुक जाइए थोड़ी देर पहले ही कार्रवाई है जुराना थाना पर, बिल्कुल उसको हमने ब्रेक भी किया है। मैं तांबी जी आपके पास आ रहा हूं। तांबी जी, मुझे समझाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। जामताड़ा बन रहा था, उसे उसी वक्त रोक दिया जाता तो जामताड़ा कभी बन ही नहीं पाता। तो क्या इसे फेलियर के तौर पे देखती है कांग्रेस? जी स्वप्निल जी, मैं बताना चाहूंगा, रवि आपसे सवाल नहीं है मेरा, रवि आपसे सवाल नहीं है, अशोक तांबी जी से। अशोक तांबी जी, जी एक बार सवाल आप। मैं ये कह रहा हूं कि डीग जिले का जो भरतपुर संभाग का ये जो मेवात वाला क्षेत्र है उसका जामताड़ा बन जाना, क्या इसे कांग्रेस अपने फेलियर के तौर पर देखती भी है कि नहीं? नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है स्वप्निल, आज इस परिस्थिति में अपन इस डिबेट में बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए 3 महीने पूरे हो चुके हैं और आज भी हम कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अशोक तांबी जी, एक तो आप मेरे साथ लेट जुड़े हैं। नहीं, एक तो आप मेरे साथ लेट जुड़े हैं स्वप्निल। तांबी जी, आप मेरे साथ लेट जुड़े हैं। इस पॉइंट को मैंने रेस किया हुआ है, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जामताड़ा 3 साल में तो नहीं बन गया होगा।
उसके पीछे 5 साल का इतिहास भी तो होगा कि नहीं होगा? नहीं स्वप्निल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि ये 5 साल का नहीं है, 5 साल से पहले का भी इतिहास है। कांग्रेस की सरकारें रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही। एक मेवात का जो क्षेत्र है, हरियाणा से जुड़ता हुआ क्षेत्र है, और आपस में दोनों इंटर स्टेट कनेक्टिविटी होने की वजह से अपराधी आते हैं, अपराध करके दूसरी सीमाओं में चले जाते हैं, राजनीतिक संरक्षण मिलते हैं, जिनका लाभ उन्होंने बखूबी उठाया है। अब मेवात को राजनीतिक संरक्षण किसका डेवलप किया है? राजनीतिक संरक्षण और किसका? अभी मेरे साथी कुछ नहीं, डेफिनेटली राजनीतिक संरक्षण। अभी मैं स्पष्ट आरोप लगाऊं, हमारे गृह राज्य मंत्री या जवाहर सिंह बेगम मेवात क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं और वहां से नेतृत्व भी करते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र का। उनके शपथ लेने के पश्चात, उनके कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात, कुछ दिन के पश्चात उससे पहले साइबर क्राइम नहीं हो रहा था? पूछते हैं कि आपके यहाँ से उससे पहले साइबर क्राइम नहीं हो रहा था? इस तरीके की फेल्योर ये चलते रहती है। आपके टाइम पर किसका राजनीतिक संरक्षण था? हम उसको फेल्योर भी कह सकते हैं, लेकिन आपके टाइम पर किसका राजनीतिक संरक्षण था? एसपी मृदुल कच्छावा का। तो मृदुल कच्छावा जी तो पहले भी कांग्रेस की सरकार में अपॉइंट हुए अधिकारी हैं, वो आज भी यहाँ कंटिन्यू किए हैं। बताना पड़ेगा कि अगर 3 महीनों से किसी का संरक्षण मिला हुआ है, इनको धीरे धीरे 5 सालों में किसका संरक्षण मिला? खत्म करने की जरूरत है। तांबी साहब, अपराधियों की तहता जाना होगा, आप सवाल जड़ें खत्म कर दी। सवाल ले लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 3 महीनों से बीजेपी के एक चेहरे का राजनीतिक संरक्षण है, आपने उसका नाम भी ले लिया, तो उसके पिछले 5 साल किसका राजनीतिक संरक्षण था? मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की पुलिस जब यहां कार्रवाई करने आई और यहां से पिट के गई, तो क्यों हमने इसे खाकी पर एक बड़ा हमला नहीं माना और क्यों हमने उस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश नहीं की? क्यों हमने पुलिस को दबाव में रहने दिया? नहीं, पुलिस को दबाव में रहना मेरा ये नहीं है कि पुलिस को दबाव में कोई राजनीतिक पार्टियां दबाव में रखती हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना चेहरा बिल्कुल उजला रखना चाहती हैं, दल किसी का भी हो, सरकार किसी भी की हो, लेकिन वो पुलिस को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं होने देना चाहती। लेकिन सवाल ये होता है कि यहाँ जो अपराधी अपराध कायम करते हैं, उसके पश्चात वो हरियाणा पलायन कर जाते हैं, उत्तर प्रदेश पलायन कर जाते हैं। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सब सीमावर्ती राज्यों में भी सरकारें हैं, तो अब तो उनको पलायन नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी भी वो कार्रवाई, जिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते रहे और हम लोग भी देखते रहे, लेकिन अब तो कम से कम उस कार्रवाई पर बिल्कुल सीधा अटैक होना चाहिए, मास अटैक होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं बदला क्या करना चाहिए। 20 सालों तक घूम फिर कर हमने पहले वसुंधरा राजे को देखा, फिर अशोक गहलोत को देखा, फिर वसुंधरा राजे को देखा, फिर अशोक गहलोत को देखा। अब चेहरा बदला है तो कार्रवाई की गति भी देखने को मिल रही है। मैं ये कह सकता हूं कि मोटे तौर पर हो सकता है कि राज्य सरकार और गहलोत सरकार दोनों के कामों में कुछ कमजोरियां रही होंगी, लेकिन 3 महीनों में जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं, रुपेंद्र जी ये सवाल आपसे है। सारी छोटी मछलियों को तो हम देख रहे हैं, और भाई कोई तो साइबर का शहंशाह होगा, कोई तो साइबर सरगना होगा, कोई तो इस गैंग का लीडर होगा। वो तो यहां नहीं बैठा है, वो तो कहीं और से ऑपरेट कर रहा है। सेंट्रल एजेंसियों के इनपुट पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चुप रहना गंभीर सवाल तो खड़े करता है। अच्छा, दूसरा जब आप ये कहते हैं, नहीं 2 सेकंड रुपेंद्र भाई, जब आप ये कहते हैं कि हरियाणा से अपराधी भागकर यहां आ जाते थे, अरे तो भाई उनको बॉर्डर तक पहुंचने से रोकने की जिम्मेदारी तो वहां की पुलिस की होती ही थी ना, कि नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी, सही कह रहे हैं आप। मैं आपसे यही आग्रह कर रहा हूं, जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया कि यहाँ हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर जी का नाम लिया है। जवाहर जी जिस दिन बने थे उससे दूसरे दिन उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था कि अब इस क्षेत्र में न गोकशी के लिए कोई स्थान है, न साइबर अपराध के लिए कोई स्थान है, और न कोई अवैध खनन करने दिया जाएगा। और अगर उन्होंने एसएचओ से पूछ भी लिया हो कि कोई ट्रैक्टर चोरी हुआ है क्या, उनके पास किसी प्रकार की अगर कोई शिकायत आई हो, तो ये संरक्षण नहीं होता है। संरक्षण उसको कहते हैं जब पुलिस पकड़ने गई और अपराधियों को नहीं, तो आप जिस आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? अपराधी छोड़ने पड़े। नहीं तो आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? आप नाम लीजिए ना, खुलकर नाम लीजिए। कांग्रेस के समय में लगे थे, उनके हाथ। रुपेंद्र भाई देखिए, सिर्फ आरोप मत लगाए, नाम लीजिए ना, किसने किया बताइए ना। उन्होंने तो बताया, आप भी बता दें। इनकी एमएलए जो थे वहां पे, इनके मंत्रियों के जो बना रखे थे उन्होंने, बाजेब अली जी थे और वो इनकी जायदा खान थी, और वहां पे जो इनके एमएलए थे वो उस माइनॉरिटी की, उसको जो अपराधी हैं उनको सबको संरक्षण देते हैं। उनका व्यवसाय फले फूले, इसके लिए वो, इसी के लिए वो काम करते हैं। और अगर पुलिस के साथ होते, जिस प्रकार से पुलिस का एक स्लोगन है कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, इन्होंने तो उल्टा कर दिया था। पुलिस के साथ अपराधियों में विश्वास हो गया था, आमजन भयभीत होने लग गया था। नहीं, लेकिन बजाय इस बात पे जाने के, लेकिन मैं ये कह रहा हूं
कि अगर निश्चित रूप से मैं हरियाणा सर, पुलिस का और यूपी पुलिस का जो इकबाल है वो तो मैं तब मानू ना कि अपराधी वहां से निकलकर बाहर निकल ही ना पाए। यूपी पुलिस के इकबाल के बारे में तो आपको शंका है ही नहीं और होनी भी आप- नहीं चाहिए। भाई, जिस आपने प्रकार खुद की कहा बिगड़ी यूपी और बिगड़ी हरियाणा से यहाँ आ व्यवस्था को जाते थे। सुधारा है यूपी पुलिस ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व का जिस प्रकार से उनको सहयोग रहा है और केंद्रीय नेतृत्व हर उस क्षेत्र पे ध्यान देके चल रहा है, जिससे कि किसी भी प्रकार की ठीक जनता है को सुविधा रवि, न हो। कहीं यहां भी पर मैं चाहता हूं भ्रष्टाचार- कि आप इंटरजेक्ट करें। रवि, मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो राजनीतिक संरक्षण की बात उठती है, दोनों तरफ से उठाई जाती है, जो भी विपक्ष में रहेगा वो राजनीतिक संरक्षण की बात करेगा ही करेगा, लेकिन कितनी सच्चाई है इस बात पे? हाल ही में हमने देखा जिस तरह से बीफ की मंडी लगती थी वो कितने लंबे समय से चल रही थी और लोगों की पकड़ में नहीं आई। तो सवाल तो उठते हैं कि क्या ये बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव है? लेकिन सिर्फ राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक संरक्षण भी, क्या ये सब मिली भगत से हो रहा है? आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो भाई ने जो आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं सत्ता इसमें है। जिस तरह से पिछली सरकार थी उसमें जो यहाँ का कामा से जो एमएलए थी जाहिदा खान थी या नगर से विधायक जो वाजिब अली थे, वो निश्चित रूप से सीधे तौर पर तो अपराधियों को संरक्षण नहीं करते थे, लेकिन वो जब थानों में पकड़े जाते थे तो वो उनके जो नुमाइंदे थे या उनके जो नीचे के कार्यकर्ता थे वो थानों में फोन करते थे कि फला आदमी निर्दोष है, फला आदमी दोषी नहीं है। तो इस तरह का अधिकार उनको किसने दिया? दोषी निर्दोषी को साबित करना अदालत काम है, पुलिस का काम है। अगर पुलिस ने किसी अपराधी को पकड़ा है तो पुलिस को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से काम करने देना चाहिए, कहीं हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले 5 सालों में चाहे वाजिब अली हो चाहे कामा के विधायक जाहिदा खान हो, उनके नीचे के कार्यकर्ता है, उन लोगों ने हस्तक्षेप किया। जिस तरह से हमने पिछले जो 5 साल के कार्यकाल में देखा, नगर क्षेत्र में गौ तस्करी हो रही थी, एक गाड़ी पकड़ी जाती है, उसमें बीफ मिलता है और उस गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ होता है। कहीं ना कहीं वो जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो विधायक से इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव भी देखा गया। और जो उस गाड़ी को जो चलाता था वो अभी 10-5 दिन पहले ही उसको पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पुलिस पर हमला करने के आरोप में वो जो वहां के विधायक हैं, जो नगर क्षेत्र के उनके जो चचेरे भाई हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा भी है, सलाखों के पीछे भी पहुंचा है। और निश्चित रूप से राजनीतिक संरक्षण मिलता था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जाहिदा खान देती थी या वाजिब अली देते, लेकिन उनके जो नीचे के कार्यकर्ता थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, वो निश्चित रूप से थानों में, पुलिस थानों में उनका दखल होता था और इन अपराधियों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संरक्षण मिलता था। रही बात अपराध की, अपराध में जिस तरह से यूपी में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अपराधी यहाँ से आ जाते थे। निश्चित रूप से बॉर्डर का एरिया है, यहाँ से 8 किलोमीटर पे यूपी जुड़ता है, यहाँ से 10 किलोमीटर पे हरियाणा है। जो अपराधी हैं वो एक दूसरे क्षेत्रों में आते जाते रहते हैं। सरकार किसी की भी हो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। पुलिस को तो बाद में पता पड़ता है जब घटनाएं हो जाती हैं, घटनाओं का जब ठीक है अशोक तांबी जी, जवाहर सिंह बेढ़म के 90 दिनों पर आप सवाल उठा रहे हैं। 4.25 साल तक तो जाहिदा खान और वाजिब अली पर सवाल उठते रहे, अलग अलग लोगों को संरक्षण देने के या उनके नीचे वाले आदमियों के तहत। ये बात कहां तक झुटलाई जा सकती है? सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। स्वप्निल, मेरा आशय जवाहर सिंह बेढ़म पर सवाल उठाने का नहीं है। मेरा आशय राजस्थान के गृह राज्य मंत्री की उस क्षमता पर है कि जो एक एसएचओ से सवाल करके पूछते हैं और एसएचओ को पता नहीं होता है कि ट्रैक्टर चोरी हो जाता है और वो विधायक होने के नाते उनको सूचना देते हैं। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक आश्चर्यजनक रूप से सवाल यह है कि गृह राज्य मंत्री होने के बावजूद भी आपने उस एसएचओ को सस्पेंड नहीं किया, उसको लाइन हाजिर नहीं किया, उसको क्यों आप कार्रवाई नहीं करते? आप जब इतने सक्षम है और चूंकि समुदाय विशेष के लोग वहां विधायक रहे हैं और आप उनको टारगेट करके देखिए, अब हम एक उम्मीद कर सकते हैं स्वच्छ राजनीति की, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। पर आप पर तो तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि भरतपुर से अगर मान लीजिए वाजिब अली या जाहिदा खान के नीचे काम करने वाला कोई कार्यकर्ता या उनकी पहचान वाला पुलिस थानों में फोन करता था तो वो कितना सही था? अगर जाहिदा खान या वाजिब अली के नीचे वाला कोई पुलिस थानों में फोन कर लोगों को छुड़वाता था तो वो कितना सही था? इसका कॉग्निजेंस क्यों जयपुर के स्तर पर नहीं लिया गया? नहीं, ये तो आरोप लगाने वाले लोग साबित करें कि जाहिदा खान का और वाजिब अली जी का उसमें कितना इन्वॉल्व रहा है। यदि ऐसा इन्वॉल्व होता तो अब तक पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की, क्यों आरोप नहीं बनाया, क्यों उनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की? बड़ी अजीब सी गंगा बहार है भाई, जिस पर आरोप लगा है वो खुद को पाक साफ साबित करेगा क्या? भाई आपके पास एजेंसियां थी, आपको एजेंसियां लगानी थी और देखना था दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन उनको दोषी साबित करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो तांबी साहब, प्रशासन को ये साबित करने के लिए कौन कहेगा?
जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानों को हटा रही है, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार माइंड ब्लेम करके जो अरे गलत भाई, राजनीति मैं करते सिंपल सा हैं, सवाल उस कह रहा तरीके हूं, की मैं बातें सिंपल सा सवाल है यदि तांबी जो जी। आरोपी हैं, आरोपियों देखिए के खिलाफ कार्रवाई सवाल करें। ये है, आप इस लेकिन बात को आरोपी वो समझने की नहीं कोशिश है। कीजिए। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कि जनता अगर को गुमराह अगर करने दो का काम सेकंड करती है भारतीय जनता दो पार्टी, सेकंड और जनता को सिर्फ आज एक भी तरह का गुमराह केस करे होता है, प्रशासनिक तौर पर। जबकि सिर्फ हमारे एक यहाँ तरह का आईजी केस राहुल होता है प्रकाश सिंह के जिसमें नेतृत्व अपने में आप चल रहा है एंटीवायरस। को अपने तो आप को सारा निर्दोष वायरस खत्म साबित करेंगे करने का अभी। ओनस खुद आरोपी पर होता है। सिर्फ एक ही तरह का ऐसा केस होता है। उसके अलावा हर केस में एजेंसियां लगाई जाती हैं जो जांच करती है और बताती है कि जिन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपकी गवर्नमेंट अगर ये कॉग्निजेंस ले लेती और वो बोल देती कि जांच करके बताओ भाई इन पर आरोप है कि, आप तो पहले से ही तय मानकर बैठे थे ना कि ये तो महज आरोप है, हम इन पर कान ही नहीं देंगे, ध्यान ही नहीं देंगे। स्वप्निल, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही और कांग्रेस की गवर्नमेंट का काम होता है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुधार देना। उसके लिए पुलिस प्रशासन सारे लोगों को पृथक पृथक जिम्मेदारियां दी गई है और वो अपने स्तर पर काम करते हैं। उनमें हस्तक्षेप करना काम अगर हो रहा होता, मैं एक बात एकदम क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री दीपक लवानिया मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बात मैं स्पेसिफिकली यहां पर क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं हुआ कि आज रात को जब भरतपुर संभाग के लोग सोने गए और अगले दिन सुबह उठे तो रातों रात वहां जामताड़ा बन चुका था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई दिन और कई रातें बीती और उसके बाद यहां पर ये जामताड़ा 2 मेवात बनता चला गया। सेंट्रल एजेंसियों की ओर से भी रिपोर्ट्स थी, इनपुट्स थे, इसके बावजूद जामताड़ा बन गया। अब दीपक, बहुत सिंपल सी बात है, कार्रवाइयों का मकसद यह होना चाहिए कि लंका ढहा दें। अब हम ये तो कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां साइबर शहंशाह तक नहीं पहुंच रही हैं। कब पहुंचेंगी, कैसे पहुंचेंगी? दीपक। बिल्कुल स्वप्निल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई गैरकानूनी काम नहीं है जो मेवात इलाके में नहीं होता हो। चाय की दुकान पर, परचून की दुकान पर खुलेआम पेट्रोल बिकता है, गौकशी की, गौ तस्करी की घटनाएं होती हैं, वाहन चोरी, लूट, रात के समय में वहां से निकलना, इन रास्तों पर होकर निकलना मेवात केवल एक खतरे से खाली नहीं होता है। लूटपाट की घटनाएं होती हैं। साइबर क्राइम तो आपके सामने है ही है रोजाना। कभी महाराष्ट्र की पुलिस आती है, कभी गोवा की पुलिस छापा मारती है, कभी आसाम की पुलिस छापा मारती है। तो ये घटनाएं तो वहाँ एक सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि राहुल प्रकाश जो अभी आईजी हैं भरतपुर रेंज के, वो किसी समय धौलपुर के एसपी रहे थे। मैं उस समय धौलपुर में ही पत्रकारिता करता था। वहां उन्होंने चंबल के जो भीड़ थे उनको डकैतों से मुक्त कर दिया। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि राहुल प्रकाश आईजी ने बीड़ा उठाया है। देखिए, होता क्या है ना, जब किसी पर कलंक लगता है दीपक, तो वो छटपटाता है उस कलंक को अपने ऊपर से धोने के लिए। लेकिन भरतपुर संभाग में इस तरह से कवायद ही नहीं हुई कि अपने ऊपर लगे कलंक को वो मिटा पाए। छवि बहुत खराब बनी, देश भर में खराब बनी। लेकिन अब कानून व्यवस्था ने कहा है कि चैलेंज एक्सेप्टेड। देखना यह है कि चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद ये कार्रवाइयां कहां तक जाती हैं, क्या जामताड़ा को ध्वस्त किया जाता है। यही एक सवाल है जिसके साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।